दूसरा स्वतंत्रता का जंग है। गांधी के रास्ते में तुम, नेताजी के रास्ते में मैं। दौड़ न पाओगे, छुप न पाओगे। टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो गया अभी। तमिल इंडस्ट्री या यूं कहें पैन इंडिया का पहला ऐसा सुपरस्टार जिसने 1970s के टाइम पर जब पूरी इंडियन सिनेमा ही अपने सबसे इनिशियल फेज में थी, तभी उसने ना सिर्फ तमिल बल्कि तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और इसके अलावा हिंदी सिनेमा से लेकर बंगाली इंडस्ट्री तक में काम किया। और सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि उसने इतने सारे लैंग्वेजेस को सीखा, वहाँ के कल्चर, डेमोग्राफिक्स को समझा और उनके अकॉर्डिंग फिल्में की। इन रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा उसने फ्रेंच और इंग्लिश भी सीखी और 9 लैंग्वेजेस बोलने वाला वो पहला मल्टीलैंग्वेज स्टार भी बना। फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी 69 ईयर्स के इस स्टार ने फिल्म इंडस्ट्री में 65 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम से काम किया और 4 साल की एज में ही प्रेसिडेंट से बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का गोल्ड मेडल जीतने से शुरू करके उसने इंडिया के सबसे बड़े सम्मान यानी पद्मश्री और पद्म विभूषण भी अपने नाम किया। और जहां दूसरे कई सारे एक्टर्स को उनके पूरे करियर स्पैन में एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिल पाता, तो वहीं उसे 4 नेशनल अवार्ड के अलावा 19 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। और उसे फिल्म फेयर कमेटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि अब उन्हें फिल्म फेयर ना दिया जाए बल्कि दूसरे नए टैलेंट्स को भी मौका दिया जाए। 27 ईयर की एज में 100 फिल्में करने से लेकर 1994 में 1 करोड़ चार्ज करके वो इंडिया का पहला ऐसा एक्टर भी बना। और अमिताभ बच्चन को भी कहा कि झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में हमने अब तक आपको तमिल इंडस्ट्री से ही थलपति, रजनी सर, धनुष के अलावा कन्नड़ा से यश, तेलुगु से रामचरण जूनियर, NTR, अल्लू अर्जुन के अलावा बॉलीवुड से ऋतिक, सुपरस्टार SRK, सलमान, सबकी जर्नी बताई। लेकिन आज हम आपको किसी एक्टर की जर्नी नहीं बताने वाले बल्कि एक ऐसे फिल्मी नर्ड, हिंदी में बोले तो फिल्मों के रावण की अनबिलीवेबल स्टोरी बताने वाले, जो एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, कोरियोग्राफर, प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, डांसर और पॉलिटिशियन भी है। इस वीडियो में हम आपको ऑल इन वन का फुल पैकेज लेकर आने वाले उलगनयनन यानी कमल हसन की पूरे लाइफ स्पैन की ऐसी कहानी बताएंगे जिस पर आपको भी विश्वास ही नहीं होगा। और हम आपको कमल हसन के इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे कमल हसन पहले ऐसे एक्टर बने जिनकी 7 फिल्मों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया और अपने पूरे करियर स्पैन में उन्होंने अब तक 2-3 एक्टर से भी ज्यादा यानी 230+ फिल्में कर डाली। और जहां अक्सर एक्टर्स का अपने फिल्मों में डबल या ट्रिपल रोल होता है, तो वही कमल हसन ने पहली बार अपनी एक फिल्म में 10 कैरेक्टर्स प्ले किया, वो भी डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ। एंड ही नेवर बिलीव्ड इन मैरिज। शादी के बिना बच्चे तक हुए और डाइवोर्स के बाद अपनी लवर यानी अपनी लव स्टोरी के दूसरी पारी में जब लिव इन नाम की चिड़िया के लोग जानते भी नहीं थे, उस टाइम पर भी वो 13 साल तक लिव इन में रहे। और क्यों उन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों से ही हेट मिला और उन्हें असली वाला देशद्रोही तक क्यों घोषित कर दिया गया, और क्यों कमल हसन ने हिंदी लैंग्वेज को लैंग्वेज इन डाइपर्स भी कहा, और चाची 420 के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम करना क्यों बंद कर दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमल हसन का नाम उलगनयनन कैसे पड़ा और उनका असली नाम क्या है, और क्या सच में यह स्टार हिंदू विरोधी और देशद्रोही है। वैसे इस वीडियो के लिए हमें आपसे काफी सारे रिक्वेस्ट भी मिले, जिसमें नीतीश कुमार, विशाल पासवान भाई, रितेश रॉय, रेडोय सैडमैन, आइजक मातिया के अलावा 30,000 लोगों ने हमसे कहा कि बना दे उलगनयनन पर एक वीडियो। तो इन डेप्थ एनालिसिस होने की वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी तो जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको इतना कुछ जानने और सीखने को मिलेगा कि ये वीडियो काफी सारी चीजों को लेकर सोचने का आपका नजरिया तक बदल देगी। और ऐसी डिटेल वीडियो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, कोरियोग्राफर, प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, कथक एंड भरतनाट्यम ट्रेंड डांसर, मतलब यू नेम इट, इंडस्ट्री का टॉप टू बॉटम समझने और तमिल इनेगर फैमिली में जन्मे कमल हसन यानी उलगनयनन या फिर पार्थसारथी श्रीनिवास ये किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते, बल्कि इनके पिताजी डॉक्टर श्रीनिवासन एक लॉयर और फ्रीडम फाइटर भी थे और अपने इलाके में उनकी काफी इज्जत थी और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। फैमिली में लोग आर्ट को लेकर इंक्लाइंड तो थे, लेकिन उन्हें फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं समझता था। और वैसे भी भारत को आजाद हुए अभी 1 डिकेड ही बीता था, तो सिनेमा इंडस्ट्री भी ग्रोइंग फेज में थी। तभी कमल के बाकी भाइयों की पढ़ाई को देखते हुए उनकी पूरी फैमिली चेन्नई शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एक दिन उनकी माँ की एक फ्रेंड जो कि एक फिजिशियन भी होती है, वो पता नहीं क्यों कमल हसन को अपने साथ एबी मयप्पन के यहाँ ले जाती है टू ट्रीट हर वाइफ। एबी मयप्पन एक फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं और 4 साल के चुलबुले कमल पर उनके बेटे की नजर पड़ती है और उन्हें एक छोटे बच्चे की जरूरत होती है अपनी फिल्म कलाथुर कनम्मा में। बस फिर क्या था, 4 साल के कमल को कास्ट कर लिया जाता है इस फिल्म में। முருகா, நான் உன்னை நம்பி இது வீண் போகல. அம்மா, மணி சொன்னது மீன் போல. ஆனா இன்னொரு அம்மா और इतने कम एज में इस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने की वजह से इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। और एबी मयप्पन और तमिल इंडस्ट्री के काफी सारे दिग्गज तभी ये बात कह देते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ ऐसा करेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और इसके बाद ही कमल हसन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 5 फिल्में और भी करते हैं और शायद इसीलिए पार्थसारथी के पिताजी उन्हें एक नया नाम देते हैं एस कमल हसन। कमल के बाकी दोनों भाई पिताजी की ही तरह लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं, तो वहीं उनकी बहन एक डांसर भी होती है। और 1962 में मलयालम इंडस्ट्री के कन्नुम करालम से
कमल अपना डेब्यू करते हैं। इसके बाद वानम बाडी, अनाधा ज्योति जैसी मलयालम फिल्में करने के बाद वो अपनी मदर टंग यानी तमिल इंडस्ट्री में भी पेनेट्रेट यानी घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन कमल हसन के साथ यहाँ एक अलग ही गेम हो जाता है। यहाँ मेकर्स उनसे काम कराने के बाद पैसे तो छोड़ो, क्रेडिट देना भी ठीक नहीं समझते, जिसमें प्राधिकरण जैसी फिल्में भी शामिल होती है। और अखंडानंद त्रिपाठी की तरह अपने बाबूजी की हर आज्ञा मानते हुए कमल भी एक रिपोर्टरी कंपनी TKS नाटक सभा का थिएटर ज्वाइन करते हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री से 7 साल का ब्रेक लेते हैं और एक्टिंग की बारीकियों को ठीक से समझते हैं। 1970 में जब ये वापस आते हैं तो ये डांस कोरियोग्राफर थंगप्पन के यहाँ इंटर्नशिप भी करते हैं और खूब गालियां भी खाते हैं। काफी कुछ सीखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से समझते हैं और मनावन, थकप्पन, कहिस, यतिराज जैसी फिल्मों में डांस अपीयरेंस भी करते हैं और 1-2 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी करते हैं। लगभग 1 डिकेड यानी 10 साल तक इन्हें छोटे मोटे काम करने के बाद इनकी लाइफ में एंट्री होती है इनके जीवन के चाणक्य यानी स्टार मेकर के बालाचंदर की, और वही उन्हें आरंगेत्रम जैसी एक फिल्म भी ऑफर करते हैं जिसमें कमल हसन को पहली बार फुल फ्लेज रोल करने का मौका मिलता है। और इसी साल वो बालाचंदर की एक और फिल्म में विलन का रोल भी प्ले करते हैं। 2-3 और फिल्मों में सपोर्टिंग रोल प्ले करने के बाद कमल हसन ने फिर से मलयालम इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और इस बार उनकी फिल्म आई कन्याकुमारी, और यही वो फिल्म रही जिसने उन्हें पहली बार फिल्म फेयर जैसा इतना बड़ा अवार्ड भी दिलाया, जो कि किसी भी नए एक्टर के लिए किसी सपने से कम नहीं था। और उसके 1 साल बाद यानी 1975 में के बालाचंदर के साथ कमल हसन की फिल्म आती है अपूर्वा रंगागल, जिसमें बालाचंदर जी ने कमल हसन जैसे राइजिंग स्टार के साथ रजनी सर और नागेश को भी इस फिल्म में काम करने का मौका दिया और यही फिल्म थलाइवा स्टार यानी रजनीकांत की डेब्यू फिल्म भी बनी। फिल्म की स्टोरी में कमल हसन ने काफी रिविलियस कैरेक्टर को प्ले किया है, जो कि अपने से काफी ज्यादा उम्र के लड़की के प्यार में गिर जाता है। एज वेल एज इस फिल्म के लिए कमल हसन ने मृदंगम जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाना सीखा। उनकी ये मेहनत रंग लाई और इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा कमल हसन को ही हुआ और ये उनके लिए एक ब्रेक थ्रू फिल्म भी साबित हुई और उन्हें इस फिल्म के लिए 2nd फिल्म फेयर भी मिला। और आखिरकार के बालाचंदर ने उन्हें एक ऐसी फिल्म दिला ही दी जिसका इंतजार यंग कमल को काफी सालों से था और आज तक कमल हसन के बालाचंदर को ही अपना गुरु भी मानते हैं। और जहां आज फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स कोई भी नए टैलेंट पर अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वही 70s में बालाचंदर जी ने हमेशा नए और प्रतिभाशाली टैलेंट को आगे आने का मौका दिया, जिसमें रजनीकांत, कमल हसन जैसे नए स्टार्स भी शामिल थे। My guru, Mr. K. Balachandran. अच्छा जी। He always tried नई नई actors. As a matter of fact, all the top stars of South India who are reigning supreme now, who are my peers, सब उनके introductions थे. अच्छा जी। So he kept trying new things and he gave us the guts. वो दिल जो है, we try to copy it even now. क्या बात है सर। It's a habit I picked up from my father. He is like a father to me. रजनीकांत जब तक इंडस्ट्री में आए तब तक ऑलरेडी कमल हसन ने काफी सारी फिल्में कर रखी थी। रजनीकांत ने आगे चलकर कमल हसन की ही काफी सारी फिल्मों में एज अ विलन काम किया और इन दोनों ही तमिल स्टार ने पूरे पैन इंडिया में अपना डंका बजवा दिया। जहाँ रजनी सर ने ज्यादा कॉमर्शियल फिल्में की तो वही कमल हसन ने कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को ज्यादा प्रायोरिटी दी। इसलिए सबसे ज्यादा हम्बल रहने वाले रजनी सर ने यहाँ तक कहा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो कमल भी कर सकता है, लेकिन जो काम कमल कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। और जब कमल हसन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रजनीकांत आज एक सुपरस्टार है। हमने कई सारी फिल्में साथ में की, मेरे और रजनी के गुरु के बालाचंदर ही हैं और उन्होंने हमें काफी सारी फिल्में साथ में करने के बाद समझाया कि तुम दोनों आगे एक साथ कभी काम मत करना और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल भी मत बन जाना। और मैंने और रजनी ने अपने 20s में ही डिसाइड किया कि थोड़े से पब्लिसिटी और फेम के लिए हम कभी भी एक दूसरे पर डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं करेंगे और दूसरे स्टार्स की तरह अपने फैंस को कभी भी वॉर में नहीं ढकेलेंगे। इवन कमल हसन ने तो एक बार बॉक्स ऑफिस को ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग शॉप भी बता दिया था। फिर 1976 में अगेन कमल हसन ने के बालाचंदर की फिल्म मनमद लीलाई में काम किया। उसके बाद ओरू उदप्पू कन समथिंग, जिसके मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि अगर पूरा नाम इनकरेक्ट लूंगा तो बहुत गालियां पड़ेंगी। इसी एड्रेस जितनी बड़ी नाम वाली फिल्म के लिए उन्हें 3rd फिल्म फेयर में मिला। इसके बाद हसन साहब ने 1976 में अपने गुरु बालाचंदर की एक और फिल्म मुंद्रू मोर्डिचू में काम किया, जिसमें अगेन उनके साथ रजनीकांत और 13 इयर्स की श्रीदेवी ने पहली बार एज एन अडल्ट कैरेक्टर प्ले किया और रजनी सर को पहली बार इस फिल्म में एक मेजर रोल भी मिला। फिर 1977 में यही ट्रायो यानी रजनी सर, कमल हसन और श्रीदेवी ने एक और तमिल फिल्म 16 वयाथी नाइल में काम किया और कमल हसन को गाँव के आवारा और बेढंगे इंसान के रोल के लिए 4th फिल्म फेयर भी मिला। एंड यू वोंट बिलीव कि 70s में भी ये फिल्म 175 देश तक थिएटर में लगी रही। इससे ये बात तो अच्छे समझ में आ गई कि तमिलियंस का प्यार सिनेमा के लिए आज से नहीं बल्कि काफी डिकेड्स पहले से ही रहा। तभी वहाँ के स्टार्स दूसरे इंडस्ट्रीज में भी जाकर अपना भौकाल शुरू से ही कायम करते रहे। इस फिल्म रिलीज के 3 साल बाद यानी 1979 में हिंदी में भी इसे 16वां सावन नाम से रीमेक किया गया। 1978 में ही एट द एज ऑफ 24 कमल हसन गॉट मैरिड टू डांसर वानी गणपति। शादी के बाद
बाद वानी ने कमल हसन की काफी सारी फिल्मों में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया, लेकिन 10 साल साथ रहने के बाद दे पार्टेड देयर वेज अवे एंड गॉट डाइवोर्स। लेकिन कमल हसन उससे पहले ही एक्ट्रेस सारिका के साथ रिलेशनशिप में भी सवार हो चुके थे और 1986 में ही बिना शादी के कमल और सारिका की बेटी हुई श्रुति, और उसके बाद जाकर दोनों ने शादी की और 1991 में दे हैड अनदर डॉटर अक्षरा, जो कि आगे चलकर डायरेक्टर और एक्ट्रेसेस भी बनी, लेकिन अपनी बड़ी बहन श्रुति जितनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सारिका ने भी कमल हसन की फिल्म हे राम में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया और नेशनल अवार्ड भी जीता, लेकिन ये रिलेशनशिप की नाव भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 2004 में ये दोनों अलग हो गए। और रंगीले मिजाज के कमल हसन ने इसके बाद भी अपनी थर्ड इनिंग खेली एक्ट्रेस गौतमी के साथ, और जब लोग लिव इन रिलेशनशिप के नाम की चिड़िया के बारे में जानते भी नहीं थे, तभी कमल हसन ने 2005 से 2016 तक गौतमी के साथ लिव इन में रहे और शायद दो बार शादी ना बचा पाए। कमल हसन का शादी से विश्वास ही उठ गया। कमल हसन इतने रंगीले थे कि उस टाइम पर कई सारी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने से इसलिए मना कर देती थी कि उनका मानना था कि अगर फिल्म में कमल हसन है तो ये जानबूझकर किसिंग सीन्स ऐड करवाएगा। मतलब इमरान हाशमी तो यूं ही बदनाम है, असली खेल तो कमल हसन किया करते थे। इवन 1986 में आई फिल्म पुनः गई मनन में तो कमल हसन ने रेखा जी से बिना कंसेंट ही किस कर लिया था। नहीं, मैं अमित जी की एक्स रेखा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्ट्रेस रेखा हैरिस की। हाँ, तो कमल हसन की फिल्मों में वापस आते हैं। तमिल मलयालम में अपनी पहचान बना चुके कमल हसन 1997 में पहली बार कन्नड़ा इंडस्ट्री में भी डेब्यू करते हैं विद द फिल्म कोकिला, जो कि उनके ही दोस्त बालू महेंद्र की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म भी होती है। और यही नहीं, साउथ इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फतेह कर चुके कमल हसन 77 में ही बंगाली में कविता नाम की फिल्म से बंगाली डेब्यू भी करते हैं। मतलब कमल हसन कहते थे कि डबिंग ये क्या होता है, फिल्म करने से पहले हम वो लैंग्वेज सीखेंगे, फिर जाकर उस इंडस्ट्री में घुसकर अपनी आवाज में फिल्म करेंगे। कन्नड़ा और बंगाली इंडस्ट्री में काम करने के बाद कमल हसन ने कहा कि अरे तेलुगु इंडस्ट्री जो छूट ही गई, तो गुरु और चेले आई मीन बालाचंद्र और हसन साहब की तेलुगु इंडस्ट्री में 1978 में फिल्म आई मारो चरित्र, और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और यही वो टाइम रहा जब कमल हसन ने सिर्फ फिल्में की नहीं बल्कि फिल्मों का सैलाब ला दिया। जहाँ 1976 में उन्होंने 14 फिल्में की, तो 77 और 78 में हर साल ऑलमोस्ट 18-19 फिल्में, मतलब खिलाड़ी कुमार को भी औकात दिखा दी। इतनी सारी फिल्में, इतने सारे अवार्ड्स, फेम, मनी, सब कुछ अचीव करने के बाद भी कमल हसन से जब पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि जो आपने कर दिया वो शायद सिनेमा इंडस्ट्री में कोई और नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने हम्बल वे में एक काफी गजब का आंसर दिया। You think, अरे मैं तो कुछ कर दिया ना आखिर, and then it doesn't matter because people have already done things greater than what you think you have done. 1978 में ही ईटा के लिए भी कमल हसन को 6th फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, मतलब एक ही साल में दो फिल्म फेयर। और शायद इसीलिए कमल हसन ने कहा था कि देयर इज अ लॉट टू बी लर्न एंड आई एम ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, आई एम हैप्पी बट आई एम नॉट कंटेंट। और इसीलिए कमल हसन और 81 ईयर्स के अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर आज भी इतने ज्यादा पैशनेट रहते हैं। वो अपने काम को लेकर इतने ज्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसे की कमी है या फिर फेम की भूख है, वो सब कुछ वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो कि शायद कोई दूसरा कर भी ना पाए। लेकिन बात वही है ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद। फिर 1981 में कमल हसन ने बॉलीवुड में एंट्री मारी विद इस फिल्म एक दूजे के लिए, और इस फिल्म को भी के बालाचंद्र ने ही डायरेक्ट किया, जो कि कमल हसन और के बालाचंद्र की फिल्म मारो चरित्र की ही रीमेक थी। 50 लाख की बजट में बनी इस फिल्म में सच में सारे रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ा दिए, और हिंदी ऑडियंस ने भी इस नए चेहरे को इतना प्यार दिया कि 50 लाख की फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई की, यानी 20 टाइम्स का ROI। और ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। और इस फिल्म के गाने जैसे 16 बरस की या फिर लता जी का गाना तेरे मेरे बीच में काफी फेमस हुआ। इसी फिल्म का गाना तेरे मेरे बीच में इतना पॉपुलर हुआ कि ब्रिटनी स्पीयर्स ने इससे इंस्पायर्ड होकर अपना गाना टॉक्सिक तक बना दिया। 1981 में ही 27 इयर्स के कमल हसन ने बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले इसी साल आई अपनी फिल्म राजा परवई से 100 फिल्म करने वाले यंगेस्ट एक्टर भी बन गए। मतलब बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही वो 100 फिल्में कर चुके थे, और राजा परवई वो पहली फिल्म थी जिसमें कमल हसन ने पहली बार एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया। और कमल हसन ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला एज राज कमल फिल्म इंटरनेशनल। और इस फिल्म में ब्लाइंड कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कमल हसन को अगेन एक फिल्म फेयर दे दिया गया। कमल सर के नाम 20 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 4 नेशनल अवार्ड्स, भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा भी ढेरों अवार्ड्स मिले हैं। तो सर माय क्वेश्चन इज कि जब आप अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, डू यू एक्सेप्ट नॉर्मल गिफ्ट्स और डू यू वांट ओनली अवार्ड्स? फिर 1982 में अगेन कमल और उनके दोस्त की फिल्म मोंदुरुम पिराई भी सुपरहिट साबित हुई, और इसे दो नेशनल अवार्ड भी मिले। कमल हसन को जहां बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, तो वही उनके दोस्त बालू महेंद्र को बेस्ट कोरियोग्राफर का। और इसके ठीक एक साल बाद यानी 1983 में इसी फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया एस सदमा नाम से, जिसमें फिर से कमल हसन ने ही काम किया। और यही वो टाइम रहा जब कमल हसन ने अपनी सारी तमिल फिल्मों का रीमेक हिंदी में करना स्टार्ट किया, जिसमें ये तो कमाल हो गया, जरा सी जिंदगी जैसी फिल्में भी शामिल रही। इसके बाद अर्ली 80s में इन्होंने हिंदी फिल्मों में खूब सारी फिल्में की, जिसमें जितेंद्र जी
जीनत अमान के साथ ये देश, संजीव कुमार के साथ एक नई पहेली, धर्मेंद्र के साथ राज तिलक और करिश्मा जैसी फिल्में भी शामिल रही। इसमें से रमेश सिप्पी वाली सागर सुपरहिट साबित हुई और फिर से इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला और 1985 में इस फिल्म को इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऑस्कर में भी भेजा गया। 1985 में फिल्म आई गिरफ्तार, जिसमें उस टाइम के 3 सबसे बड़े स्टार्स यानी कमल हसन, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तीनों ने ही काम किया। लिए जिंदा होकर मैं उनके लिए मौत बन जाया करता हूँ। मेरे भाई को खोलो। भैया, तुम्हारी मौत की खबर सुन के माँ को बहुत सदमा हुआ और उस साले रंजित ने उन्हें। गिरफ्तार भी सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म के बाद ही कमल हसन ने कुछ टाइम के लिए बॉलीवुड से अपने पांव पीछे खींच ली और फिर से तमिल सिनेमा में वापसी की, जहां उन्होंने एक फिल्म बनाई विक्रम, जिसे डायरेक्ट किया राजशेखर ने और प्रोड्यूस खुद कमल हसन ने ही किया। और ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म भी रही जिसके सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल में लाए गए। इंडियन स्पाई पे बेस्ड इस फिल्म की थीम पर ही लोकेश कनगराज ने आगे चलकर 2022 में विक्रम जैसी फिल्म भी बनाई और इन दोनों फिल्मों की कहानी को भी उन्होंने जोड़ दिया। और ट्रू सिनेमा लवर रहे कमल इस टाइम तक अच्छे से समझ चुके थे कि अब सिर्फ मांस मसाला फिल्में ही नहीं बल्कि कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में भी बनानी, और इंडियन एक कल क्लासिक फिल्म बनी और कॉमर्शियली सक्सेसफुल भी रही। और आगे चलकर इसे हिंदी में रीमेक किया गया ईश्वर नाम से, जिसमें अनिल कपूर ने काम किया। कमल हसन जैसा पहला सुपरस्टार जिसने लैंग्वेज बैरियर तोड़ने से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने तक, मतलब उन्होंने सिनेमा में काफी सारे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। अपने एक इंटरव्यू में कमल हसन ने ये भी बताया कि एक टाइम पर उन्हें एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट मांग ली और उस टाइम पर लोग इसे एक एरोगेंट जेस्चर समझते थे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कमल हसन की एक ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाई वो थी दिलीप कुमार के साथ काम करने की। Yes, I also wanted to work with Dilip Saab and Guru Dutt. I mean, these things, one could not have happened at all. Other, I almost missed because. फिर आगे चलकर 90s में कमल हसन ने दिलीप कुमार के ऊपर ही एक बायोपिक बनानी भी चाहिए और उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा मरुधन यागम। ये उस टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म भी बनी, लेकिन आगे चलकर ये प्रोजेक्ट ड्यू टू सम रीजन कमल हसन को बीच में ही रोकनी पड़ी। 1986 में पुनगई मनन में देसी चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर प्ले करने के बाद 1987 में उन्होंने मणि रत्नम की नयकन नाम की एक फिल्म की, जिसके लिए उन्हें सेकेंड टाइम नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और 1987 में कमल एक ऐसी फिल्म भी करते हैं जो कि कोई भी एक्टर जो अपने पीक पर होता तो नहीं करता, और वो थी पुष्पक विमान। ब्लैक कॉमेडी पर बेस्ड इस फिल्म में कमल हसन तो छोड़ो, किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस के कोई डायलॉग ही नहीं थे क्योंकि ये एक साइलेंट फिल्म थी। वैसे ब्लैक कॉमेडी का मतलब होता है कि टैबू टॉपिक्स पर कॉमेडी करके लोगों को अवेयर करना, लेकिन गेस व्हाट, ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और कमल हसन को फिर से एक फिल्म फेयर मिल गया। इसके बाद जो काम एसआरके ने 2018 में किया वही काम कमल हसन 1989 में ही कर चुके थे और उस फिल्म का नाम था अपूर्वा सगोरा धारगल। उन्होंने इस फिल्म में ड्वार बोले तो बौने और उसके भाई दोनों का कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन इस अजीब फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए जब कोई भी रेडी नहीं हुआ तो कमल हसन ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। इवन उन्हीं के गुरु के बालाचंद्र ने भी इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट काफी डिफिकल्ट लगा। फिल्म की कहानी में हमें एक ड्वार्फ की लाइफ की ट्रेजेडी को फनी वे में दिखाया जाता है और शायद इसीलिए ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। 90s तक आते आते कमल हसन एक बहुत बड़ा नाम बन गए और जब उन्हें उनके नाम के बारे में पूछा गया, खासकर उनके सरनेम के बारे में, और उनसे ये भी कहा गया कि क्या आपका सरनेम इस्लाम से इंस्पायर्ड है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी संस्कृत को अच्छे से समझते थे और मेरा सरनेम संस्कृत के ही वर्ड हास्य से इंस्पायर्ड है। जहाँ कई लोगों का ऐसा मानना था कि कमल हसन एक एथीस्ट यानी नास्तिक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एथीस्ट नहीं बल्कि रैशनलिस्ट हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं। फिर 1999 में फिल्म आई गुना। वैसे आपको कुछ याद आया? हाँ, ये वही फिल्म थी जिसे कोडी कनाल में शूट किया गया था और उस केव में भी जिसे डेविल्स किचन कहा गया, जिसमें अपने मंजूमल बॉयज का एक लड़का इधर चला मैं उधर चला करते करते फिसल भी गया था। लीग से हटकर काम करने वाले कमल हसन की इस फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया, लेकिन ये फिल्म पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आई और ये अपने टाइम से आगे की फिल्म होती है, इसीलिए इसे आगे चलकर कल्ट क्लासिक भी घोषित कर दिया जाता है। और कमल हसन खुद भी कहते हैं कि आप ये मत देखो कि कितने लोग आपको देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आप ये देखो कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपसे कुछ सीख पा रहे हैं, वो आपके परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस्ड हो पा रहे हैं या फिर नहीं। फिर 1991 से 1995 तक सिंगारा विलन, नमरम, साथी लीलावती, सुबह संकल्पम जैसी फिल्में जहां सुपरहिट साबित हुई, तो वहीं कलाई गनर और महानदी जैसी फिल्में फ्लॉप भी साबित हुई। फिर 1996 में एस शंकर के साथ उनकी फिल्म आई इंडियन, और ये फिल्म नहीं बल्कि तबाही थी। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड तक मिले और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और आज 28 साल बाद यानी 2024 में इसका सीक्वल भी आने वाला है। 1992 तक साउथ से चिरंजीवी एक हाईएस्ट पेड एक्टर माने जाते थे, लेकिन 1994 में कमल हसन ने कहा कि होल्ड माय 19 फिल्म फेयर, अब अपन भी दबा के पैसा लेगा। उन्होंने पहली बार 1 से 1.5 करोड़ की फीस लेनी स्टार्ट की और वो इंडियन सिनेमा के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने। तो वहीं 70s और 80s के टाइम पर राजेश खन्ना हाईएस्ट पेड एक्टर माने जाते थे और 1996 में ही कमल हसन ने पहली बार किसी फिल्म में एक लेडी का कैरेक्टर प्ले किया। नहीं, मैं चाची 420 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उसकी रीमेक थी। उस फिल्म का नाम था अवाई सन्मुखी और ये फिल्म भी दरअसल हॉलीवुड की फिल्म मिसेस डाउटफायर से ही इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म के हिट होते ही अगले साल कमल ने चाची
720 को हिंदी में खुद डायरेक्ट किया। इससे पहले दरअसल उन्होंने फिल्म का डायरेक्टर किसी और को चूज किया था, लेकिन 4-5 दिन के बाद उन्हें समझ में आ गया तुमसे ना हो पाएगा। तो इस फिल्म में उन्होंने एज एन एक्टर और डायरेक्टर दोनों काम किया। और इसी फिल्म के बाद कमल हसन ने कभी भी बॉलीवुड की तरफ मुड़ के नहीं देखा, जिसके काफी सारे रीजन है, जिसमें पहला रीजन उनका मानना था कि बॉलीवुड आर्टिस्ट को लिबर्टी नहीं देता। वही तमिल सिनेमा में वो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थे, वो जो भी मेकर्स को कहते थे वैसा ही होता था और उन्हें फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आजादी मिलती। तो वही दूसरी तरफ 90s में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड से पैसा फंड हुआ करता था और वो बॉलीवुड को कंट्रोल भी करते थे। बस इसी रीजन की वजह से कमल हसन बॉलीवुड के गंदे तालाब से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ वापस आने की गलती नहीं करते हैं। और चाची 720 के बाद ही उन्होंने धड़ाधड़ फिल्में करनी छोड़ दी थी और अपना पूरा फोकस कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा पर ही दिया। इवन आपको शायद ही पता होगा कि राजकुमार संतोषी की घायल और घातक जैसी फिल्में भी कमल हसन को ही ध्यान में रखकर उन्होंने लिखा था, लेकिन बाद में ये दोनों ही फिल्में सनी देओल को मिली थी। इसके बाद 1998 में कमल हसन ने एक और रोम कॉम फिल्म कथाला कथाला में काम किया, जिसमें उनके साथ प्रभु देवा ने भी काम किया। अब भाई रोम कॉम फिल्म की कॉमर्शियल वायबिलिटी हमेशा से ही रही है, तो ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और इसे हिंदी में डब किया गया एज मिर्च मसाला नाम से, लेकिन पता नहीं क्यों इसे कभी रिलीज ही नहीं किया गया। शायद कमल हसन को इसकी डबिंग पसंद नहीं आई होगी। और इसके बाद ही कमल हसन ने पहली बार सिनेमा से 2-3 साल का ब्रेक लिया और फिर 2000 में उनकी फिल्म आई हे राम। इंडिया के पार्टीशन और गांधी की हत्या पर बेस्ड इस फिल्म में SRK ने भी कैमियो किया। फिल्म इंडिया इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से लेकर इसकी स्क्रीन राइटिंग, लिरिक्स और एज एन डायरेक्टर भी काम किया और ये उनकी सेकंड डायरेक्शनल फिल्म भी रही। और इसी से रिलेटेड कमल हसन ने आगे चलकर एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे दिया, जहां उन्होंने गोडसे को फर्स्ट हिंदू टेररिस्ट भी बता दिया। இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாதுராம் கோட்சே। अंग துவங்குகிறது அது। काफी लोग इस पर भड़क गए, तो कई लोगों ने कहा कि राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। और फिर 2000 में ही उन्होंने तेनाली नाम की कॉमेडी फिल्म भी की और इस फिल्म के डायरेक्टर KS रविंद्र कुमार ने ही उन्हें नया नाम दिया एज उलगनयगन, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल हीरो। दरअसल इस फिल्म के लिए उन्होंने ना सिर्फ डायरेक्टर की मदद की बल्कि उन्हें फाइनेंशियली मदद भी की। और क्या बोले तो बोले क्या। और इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला और आगे चलकर रेडिफ वालों ने भी इसे कमल हसन की टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल किया। 1-2 फिल्में करने के बाद कमल हसन की एक और कंट्रोवर्शियल फिल्म आती है अनवे शिवम। एक कम्युनिस्ट के लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। हाँ, इसे क्रिटिक्स का बहुत प्यार मिलता है। आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जिस फिल्म को ऑडियंस पसंद करती है, अक्सर उन फिल्मों को देखकर क्रिटिक्स का मुंह बन जाता है और जो फिल्में क्रिटिक्स को पसंद आती हैं उसे कुत्ता भी नहीं पूछने जाता। और 2004 में ही कमल हसन पहली बार एक बॉलीवुड फिल्म की भी रीमेक करते हैं, जो होती है मुन्ना भाई MBBS की रीमेक एज वसूल राजा MBBS। और भाई ये फिल्म भी सक्सेसफुल साबित हो जाती है। मुंबई एक्सप्रेस, राम सभा भमा और वेटियाडू विलियाडू जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद कमल हसन की एक फिल्म आती है दशावतारम, जिसमें वो 10 कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं विद डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशंस। और इस फिल्म के राइटर भी खुद कमल हसन ही होते हैं और ये 10 कैरेक्टर वाली फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है। और इस फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर कमल हसन अपने आइडल यानी जैकी चैन को भी बुलाते हैं। और कपिल शर्मा के शो पर कमल हसन ने बताया था कि जैकी चैन को फॉलो करने के चक्कर में उन्होंने भी 30 टाइम से ज्यादा अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं। I asked him, I said, you got injured? Yes. How many fractures? He said, 36, sir. 36. He said, Arey, you're catching up. I'm 50. देखेंगे अगले बार मिलेंगे। कमल हसन की पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी को अगर साइड में रख दिया जाए तो इन्होंने अपने से जूनियर एक्टर्स को हमेशा सेट पर कंफर्टेबल फील कराया, उनसे काफी हम्बल वे में और इज्जत से बात की। It was very comfortable working. विजय सेतुपति साहब हैं साथ में जी और फहद फासिल साहब हैं। So it's very interesting working with these actors. और आप शायद ही जानते होंगे कि कमल हसन ने वेडनेसडे जैसी फिल्म का भी रीमेक किया जिसका नाम था उनाई पोल ओरुवन विश्वरूम। फिर 2010 में फिल्म आई विश्वरूपम, जिसके लिए कमल हसन ने अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया। लेकिन तमिल स्टूडियोज ने इस फिल्म को हटा दिया क्योंकि ऐसा माना गया कि इस फिल्म ने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया और उनके सेंटीमेंट हर्ट करने की कोशिश की। इसके बाद कमल हसन एक इंटरव्यू में काफी इमोशनल भी हो गए और आमिर खान भी उनके सपोर्ट में उतर गए। मतलब हिंदूज के बाद मुस्लिम भी हसन के खून के प्यासे हो गए। आखिरकार हसन को फिल्म के काफी सारे सीन्स को म्यूट करवाना पड़ा, तब जाकर ये फिल्म रिलीज हो पाई। बाद में जाकर जब फिल्म की समस्या खत्म हुई तो ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2014 में 67 कैंस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाने के बाद उन्हें इंडियन सिनेमा में इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बदले इसी साल इंडिया का बहुत बड़ा सम्मान यानी पद्म भूषण भी मिला। तो 1990 में ही कमल हसन को पद्मश्री भी मिल चुका था और वो इंटायर वर्ल्ड में पहले ऐसे एक्टर भी बने जिसका सिनेमा में 60 साल से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन रहा। Thank you. I have been in this film industry since when I was 3. I am 63 years old in the film industry. And that's only because of you people. I wish
The same longevity to my brothers. My brother, all of them love cinema as much as I do. So I wish them all the best, and I wish you continue to support good cinema and actors, good or not. Sometimes I've been good, sometimes I've been bad, but you've been kind. And I'll never forget that kindness. And I'll never forget these kinds of moments. It's rare in our film industry. To be celebrated is something we should also shamelessly celebrate, because it doesn't happen often. And I'm so very glad. I saw one of my brothers who got an award, he wouldn't let go of the mic. I would also love to do that, but I know it's very late, so I'll collect my award. लेकिन 2015 से 2018 तक कमल हसन की सारी फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप साबित हो गई, इंक्लूडिंग द सीक्वल ऑफ विश्वरूपम एंड विश्वरूप। और 2018 में रोबोट 2.0 के लिए भी पक्षी राज का कैरेक्टर अक्षय से पहले कमल हसन को ही ऑफर हुआ था। I hope you make a film with Rajni sir and Kamal sir one day. I think if there's any director who makes it, it could be you. No, that's what I planned in 2.0. 2.0 is supposed to be done with Rajni sir and Kamal sir. Like in Akshay Kumar, I planned with Kamal sir. But that time he was busy and it didn't materialize. तो ये न्यूज आई कि कमल हसन ने हीरो वाले रोल की डिमांड की और क्रिएटिव डिफरेंसेस होने की वजह से एस शंकर ने इस फिल्म से इनकार कर दिया। इसके बाद 4 साल तक गुमनाम रहने के बाद उन्होंने अपना कमबैक कराने की जिम्मेदारी एक बिल्कुल ही नए डायरेक्टर यानी लोकेश कनगराज को सौंपा और इन दोनों की फिल्म आई विक्रम। इस फिल्म ने भाई वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया और ये फिल्म कमल हसन की 232 फिल्म भी बनी। मतलब 3-4 एक्टर मिलाकर भी जितनी फिल्में अपने पूरे लाइफ स्पैन में नहीं कर पाते, कमल हसन ने उससे ज्यादा फिल्में कर ली। फिल्म की सफलता से खुश होकर कमल हसन ने लोकेश कनगराज को 65 लाख की लेक्सस गाड़ी भी गिफ्ट की और यही वो फिल्म रही जो एलसीयू यूनिवर्स के सक्सेस के ग्राफ चार्ट को भी बहुत ऊपर ले गई। लेकिन इन सब के बाद भी कमल हसन कंट्रोवर्सीज के गंदे नाले में बार बार कूदते रहे। Language is a communicating tool. However old or young, we'll have to respect all languages, including the language that you speak in your land. And among the family of languages, the youngest is Hindi. It's a little child in diapers. यही नहीं, अभी और सुनिए। हसन ने कहा कि राजराजा चोलन के काल में हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं था, बस वैष्णवम, शिवम और सनातनम नामक धर्म थे। हिंदू धर्म तो अंग्रेजों द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने थुथुकुडी को तुतिकोरिन में बदल दिया। इतना ही नहीं, कमल हासन ने ये तक कह डाला कि इतिहास पर आधारित पोन्नियन सेल्वन 1 जैसी फिल्म पर जश्न मनाया जाना। और जून 2023 में फिर से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में वापसी की एज एन एंटागोनिस्ट कैरेक्टर इन कल्कि 2898। और जब फिल्म आई तब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो काम अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे पुराने चावल कर सकते हैं वो शायद नए एक्टर्स को करने में अभी और कई साल लगेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि कमल हसन की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली। नंबर 1, इंडियन 2। 28 साल बाद आने वाली इंडियन की सीक्वल इंडियन 2 को भी एस शंकर ही डायरेक्ट कर रहे हैं एंड 250 करोड़ की ये फिल्म ऑल सेट टू रिलीज ऑन 12 जुलाई। एज वेल एज मेकर्स ने इंडियन 3 पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है जो कि अगेन 2025 में आ सकती है। नंबर 2, ठग लाइफ। मणि रत्नम की इस फिल्म को मणि रत्नम और कमल हसन ने साथ में लिखा है और फिल्म के को प्रोड्यूसर भी कमल हसन ही है और ये फिल्म भी इसी साल नवंबर या दिसंबर तक आएगी और कमल हसन की 234th फिल्म भी होगी। नंबर 3, तेवर मगन 2। इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कब की हो गई है और इसमें फहाद फाजिल भी साथ काम करेंगे, लेकिन ये फिल्म 2026 से पहले देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी कमल हसन की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों के लिए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, हमें जरूर बताना। और कमल हसन से जुड़े 3 सवाल। नंबर 1, कमल हसन ने किस एज में अपनी पहली फिल्म की थी? सेकंड, किस फिल्म में कमल हसन ने अमिताभ बच्चन और रजनीकांत दोनों के साथ काम किया था? एंड थर्ड, कमल हसन की किस फिल्म को सबसे पहले नेशनल अवार्ड मिला था? सो अपने आंसर जरूर देना क्योंकि आपके आंसर्स हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।